अंग्रेजों के आने के पहले से ही कलकत्ता में जमींदार थे। भाई वाह। मेरे इतिहास की शुरुआत तो बहुत पहले से हुई थी, और ना ही तुम ये कह सकती हो कि चार्लोक के आगमन के साथ साथ चीजें भी बदतर हो गई। ऐसा नहीं है कि नोबल मिलना ही सब कुछ है। वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने भले ही नोबेल पुरस्कार ना जीता हो, लेकिन वो मेरे आकाश के एक जगमगाते सितारे हैं। उनकी प्रतिभा पेड़ पौधों में जीवन की खोज से लेकर रेडियो के आविष्कार तक फैली हुई है। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय इंग्लैंड की रॉयल केमिकल सोसाइटी द्वारा केमिकल लैंडमार्क पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले गैर यूरोपीय थे। बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स के मानक वाहक सत्येंद्रनाथ बोस के नाम पर बोसोन गण का नाम रखा गया है। भारत में स्टैटिस्टिक्स चर्चा के जनक योजना आयोग के वास्तुकार प्रशांत चंद्र महलानबिस भी इसी शहर के निवासी थे, जिनका जन्मदिन अब नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे के रूप में मनाया जाता है। मुझे तुम्हारे गुब्बारे को पंचर करने का बेहद अफसोस है, लेकिन विज्ञान का ये महान केंद्र कभी कभी अवैज्ञानिक सनकियों का केंद्र भी बन जाता है। 1857 में कलकत्ता में अचानक मृतकों के वापस लौटने की अफवाह फैली। किसी ने कहा इस साल जितने लोगों की मौत हुई है वे सभी लोग काली पूजा की रात को लौट आएंगे। और फिर कुछ लोग बोले नहीं, पिछले 10 सालों में जितने लोगों की मौत हुई है वे सभी 15वीं कार्तिक को वापस लौट आएंगे। पूरे शहर में हलचल मच गई। बहुत से लोग बेचैनी से अपने मृतक परिजनों के लौटने का इंतजार करने लगे। इस पर गाना भी बना लिया गया था, पता है? मर गया था जो आ रहा लौट के, बहता हुआ आ रहा है राना घाट पे, पतली गर्दन उसकी और पेट है फूला सा, पानी पी पी कर बन गया है जली सा। Guilty as charged। 1979 की अफवाह भी कुछ कम नहीं थी कि अमेरिका द्वारा भेजा गया सैटेलाइट स्काईलैब कभी भी टूटकर गिर पड़ेगा। लोगों का बस चलता तो वो आसमान की ओर देखते हुए ही सड़क पर चलते। कोई तो पूरा दिन हेलमेट पहनकर ही घूमते थे। हाँ, स्काईलैब के कुछ टुकड़े गिरे जरूर थे, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया था, पर्थ और उसके आसपास के कुछ अन्य जगहों पर। कलकत्ता से उसका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था। लेकिन सबसे बड़ी अफवाह या शायद पागलपन था कि गणेश जी ने दूध पीना शुरू कर दिया। 1995 की एक दोपहर को, याद है तुम्हें? चाहे वो मंदिर के गणेश हो, कैलेंडर के गणेश हो या फिर दीवार पर टंगे गणेश हो, सभी गणेश जी ऐसे दूध पी रहे थे जैसे कि मानो उनका जीवन उसी पर निर्भर हो। सभी दूध लेकर सिर के बल भाग रहे थे कि अपने निकटतम गणेश जी को दूध पिलाया जाए, मानो अगर वे इस मिरेकल को देखने से चूक गए तो उनके पुण्य का जो कोटा है ना वो कम हो जाएगा। इसे ही कहते हैं डिरोजियो का फैंटम पंच। तुम उसे जानती हो? तुम्हारे से काफी पहले एक 17 साल का एंग्लो इंडियन लड़का जो हिंदू कॉलेज में अंग्रेजी का शिक्षक था, जिसने अपने छात्रों से कहा तर्क करो, मान्य करो, अपने तर्क का उपयोग करो, परंपरा को चुनौती दो। और उसके लगभग सभी छात्र उन्हें शिष्य कहना बेहतर है, जो दूर दूर तक यंग बंगाल के रूप में फैल जाते हैं और जुट जाते हैं समाज को सुधारने की कोशिश में। ये सब भी तो यहीं पर हुआ था ना। मुझे अच्छे से याद है किस प्रकार उन युवाओं ने रूढ़िवादी ब्राह्मणों को झकझोर कर समाज को सुधारने की कोशिश की। 70 के दशक में एक और युवा दल ने हिंसापूर्ण नक्सल आंदोलन के माध्यम से उसी प्रकार सिस्टम पर प्रचंड प्रहार करने की कोशिश की थी। लेकिन इस बार बम और गोलियों से समाज सुधार की इस प्रक्रिया का प्रशासनिक जवाब भी बहुत जोरदार था, क्योंकि तब तक राजनैतिक परिस्थिति काफी जटिल हो चुकी थी। वो एक भयानक दौर था। रात भर बम के विस्फोटों और पुलिस जीपों की गड़गड़ाहट सुनाई देती थी और सुबह होते ही नजर आती थी गंगा के तट पर बहते हुए न जाने कितने प्रतिभाशाली युवकों की लाशें। गर्म जवान खून के धब्बों से तुम्हारा शरीर उस दिन लाल हो गया था। विचारधारा और परंपरा खो गए थे एक नए मुखौटे के पीछे। हाँ, जो तो मौत तो बहुत।
नक्सल आंदोलन किसी के लिए आतंक का कारण बना तो किसी के लिए रोमांटिक नॉस्टैल्जिया। चीन का चेयरमैन हमारा चेयरमैन, इस स्लोगन को लेकर कुछ लोग मुंह बनाकर मंद मंद मुस्कुराते भी थे। पर मुझे बताओ, क्या कोई यहां रहकर चीन के नेता से प्रभावित नहीं हो सकता? क्या कलकत्ता विश्व नागरिकता का केंद्र नहीं? हाँ, यहाँ मैं तुमसे बिल्कुल सहमत हूँ। अकेला हिंदू कॉलेज ही इस बात का एक शक्तिशाली प्रमाण है। अंग्रेजी भाषा सीखनी है, पाश्चात्य संस्कृति को समझना है और उसे अपनी संस्कृति के साथ जोड़ना है। इन सिद्धांतों को लेकर, इन उद्देश्यों को लेकर भारत के अन्य किसी प्रांत में इस प्रकार का एक स्कूल स्थापित करना शायद नामुमकिन था। 1817 में अंग्रेजों और बंगालियों ने मिलकर एक ऐसा काम किया जो ना किया होता तो शायद बंगाल रेनेसा नहीं होता। हाँ बिल्कुल, मगर बंगाल रेनेसा का सोचता हूं तो वाकई विश्वास नहीं होता। अकेले ठाकुर परिवार को ही देख लो, ऐसा लगता है मानो 10-10 प्रतिभाशाली व्यक्तियों के गुण उनके परिवार के एक एक सदस्य में भर दिए गए हो। द्विजेंद्र नाथ ठाकुर, जिन्होंने संस्कृत से बांग्ला में मेघदूतम का अनुवाद किया, बांग्ला में दर्शन शास्त्र पर किताबें लिखी, आशुलिपि के बांग्ला संस्करण में सुधार किया और यहां तक कि बक्से बनाने पर भी एक किताब लिख डाली। सत्येंद्र नाथ ठाकुर ये प्रथम भारतीय आईएएस थे और उस जमाने में अपनी पत्नी को अपने साथ विदेश लेकर गए। अच्छा। ज्योतिरेंद्र नाथ ठाकुर एक श्रेष्ठ चित्रकार, नाट्यकार, निर्देशक और अभिनेता थे। देवेंद्र नाथ ठाकुर ने तो सिर्फ 3 घंटों में डिक्टेशन देकर ब्राह्मो धर्म पर पूरी किताब ही लिख डाली। गगनेंद्र नाथ ठाकुर एक असाधारण चित्रकार थे। वो कार्टून बनाने के साथ साथ क्यूबिस्ट पेंटिंग भी बनाते रहे। क्या बात है। और अवनींद्र नाथ के चित्र और कहानियां दोनों ही बंगाली संस्कृति का खजाना माने जाते हैं। मैं तो रॉय परिवार से भी बहुत प्रभावित हूँ। उपेंद्र किशोर रॉय चौधरी एक ओर वायलिन बजा रहे थे और दूसरी ओर बांग्ला में बाल साहित्य की रूपरेखा तैयार कर रहे थे। उन्होंने बच्चों के लिए एक पत्रिका प्रकाशित की और उनके आविष्कार ने हाफ टोन प्रिंटिंग में क्रांति ला दी। उनके बेटे सुकुमार राय ने अपने हास्य छंद और गद्य से सभी को चौंका दिया। उनके नॉनसेंस क्लब की बैठकों में प्लेटो से लेकर तुर्गनेव तक सभी पर गंभीर चर्चा होती थी। मुझे तो ऐसा लगता है वे हर सुबह पूर्व और पश्चिम दुनिया की सारी बेहतरीन चीजों को एक गिलास में घोलकर पी जाते थे। सिंथेसिस करने की ये क्षमता तो हमारे अंदर हमेशा से रही है ना। 1835 में पश्चिमी चिकित्सा विज्ञान से स्थानीय लोगों को शिक्षित करने के लिए मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई। फिर बाद में नृत्य कलाकार उदय शंकर ने रूसी नृत्यांगना आना पावलोवा के साथ हाथ मिलाया और पेश किया विश्वविख्यात बैले राधा कृष्ण। 1955 में और सिर्फ नवान्न ही क्यों, यहाँ से तो कई यादगार गाने, नाटक और फिल्मों का 1856 में अंग्रेजों ने बिना किसी लड़ाई के उन्हें गद्दी से हटाकर निर्वासित कर दिया कलकत्ता में। उन्होंने डेरा डाला मेटिया बुरुज में। धीरे धीरे संस्कृति में, कपड़ों में और खान पान में मेटिया बुरुज छोटा लखनऊ बन गया। इस प्रक्रिया में स्थानीय संगीत और नृत्य भी प्रभावित हुए, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा प्रभावित हुए कलकत्ता वालों का खाने का स्वाद और खाना पकाने के बर्तन आदि। अभी कलकत्ता की सड़कों के किनारे जो कबाब और बिरयानी की दुकानें दिखाई देती हैं, उनकी जड़ें उस शर्मनाक निर्वासन के इतिहास से जुड़ी है। जीवन धन का कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता, कलकत्ता ने सदा शान से ये माना है।